राजक्षमा। तो राजक्षमा से कई बार फुल क्वेश्चन आते हैं, कई बार शॉर्ट नोट्स भी आते हैं। तो राजक्षमा से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो ये दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है। तो राजक्षमा के केस में पहले ही है कंजम्पशन एंड ट्यूबरकुलोसिस से बोलते हैं राजक्षमा एंड क्षतक्षीण। सिंपल सी बात है कि नॉर्मल हिसाब का आप समझते हो, जैसे किसी को बहुत लंबे टाइम तक खांसी आती है, तो अगर उसकी खांसी 15 दिन नहीं ठीक होती, जैसे एलोपैथी वाले अपना क्राइटेरिया रखते हैं कि अगर 15 दिन में खांसी नहीं ठीक हो रही तो पक्का सी बात है उसका एक ट्रीटमेंट करा लेते हैं। स्पुटम टेस्ट वगैरह ज़रूर कराते हैं, एक्सरे कराते हैं, सब सारी चीज़ें आपको पता ही है। SR वगैरह कराओगे या CRP वगैरह कराते हो तो बढ़ा हुआ मिलता है। या कहते हैं कि भाई बॉडी अगर आपकी बहुत कमज़ोर हो गई, इम्यूनिटी बहुत लो है, तो उस वक्त इन्वायरमेंट में आपके ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई जो है वो पड़ा हुआ है, और जैसे ही आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर होगी आपकी बॉडी पर अटैक करेगा और आपको ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा। अदरवाइज ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया पूरे एनवायरनमेंट में फैले हुए हैं, लेकिन अटैक नहीं होता या बीमार नहीं होता। लेकिन जैसे ही आपके ऊपर मतलब आपकी इम्यूनिटी कम होगी वो आप पर अटैक कर देंगे तो हो जाएगा। तो कभी भी आपके पास ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट आता है तो इस चीज़ को ज़रूर पूछना कि सराउंडिंग में किसी को ट्यूबरकुलोसिस वगैरह तो नहीं है। और जैसे क्या होता है कि कई बार लोग कहेंगे मेरे घर में या मेरे आसपास कोई नहीं रहता, वर्क प्लेस पर कई बार होता है, कई बार जर्नी और नहीं होता है। जैसे मेट्रो की मैं बात बताऊं, मेरा एक फ्रेंड था, उसके साथ ये प्रॉब्लम हुई। मेट्रो में किसी ने उसके सामने बहुत बुरी तरीके से खांस रहा था, तो उसके मुंह के सामने ही उसने खांसा। मेट्रो में कई बार आपको पता ना ट्रैवलिंग करने में काफ़ी धक्का मुक्की होती है, दिल्ली मेट्रो की मैं बात कर रही हूँ। और उस दिन उसको पता नहीं क्या एहसास हुआ कि इसको ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं है, और उसके बाद में कुछ टाइम बाद उसको प्रॉब्लम शुरू हो गई। उसका ट्रीटमेंट हो गया था, क्योंकि मुझे इसलिए पता है कि जब उसका ठीक हो गया था तब मुझे उसकी वाइफ ने ये बात बताई थी। ठीक है। तो कभी इस तरह की चीज़ हो जाता है। और दूसरी बात, जो मेरा पेशेंट है जिसको मैंने बताया था कि काफ़ी उसके बाद ठीक हो रहा है, पता नहीं क्यों मैं आज जब अपना चैप्टर पढ़ रही थी, एक बार आप लोग को रीडिंग पढ़ाने के लिए रीडिंग लगा रहे थे, तो मुझे एहसास हो कहीं ऐसा तो नहीं, वो भी चूँकि पेशेंट MR का है, MR है मतलब एलोपैथिक का है MR, तो पक्का सी बात है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा विजिट होती है लोगों की, तो हम डॉक्टर्स को या चिकित्सकों को भी बहुत सारी बीमारियाँ होने का डर होता है, खासकर जो हमारे पेशेंट्स को होता है। उस पर आज किसी का लेख था जो मैंने पढ़ा, सो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। तो उसमें था कि चूंकि हम पेशेंट के हमेशा नेगेटिव करते हैं, मतलब सुनते रहते हैं, तो हमारी तरफ की सराउंडिंग भी नेगेटिव हो जाती है, तो उसमें हमारे बीमार होने के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हम लोग को भी चूंकि अपना फिजिकल मेंटल लेवल पर तो ख्याल रखना चाहिए, और हम लोग को ध्यान मेडिटेशन वगैरह भी बहुत करना चाहिए, जिससे हमारा ऑरा क्लीन रहे और हम बीमार न हों। या कई बार ऐसा देखा जाता है कि जिस फील्ड के आप पेशेंट देखते हो अधिकतर उसी फील्ड की प्रॉब्लम आपको आ जाती है, तो वहाँ पर भी एक वजह है। सो मैं आप लोग को बता रही हूँ ये सारी बातें। ठीक है। तो ट्यूबरकुलोसिस के केस में अपना आयुर्वेद में भी ससुर जी औपसर्गिक मानते हैं, मतलब वो भी संक्रमण को मानते हैं, उसकी वजह से होता है। तो आपकी जितनी संहिताएं हैं, चाहे चरक हो, चाहे सुश्रुत हो, चाहे सब हो, मतलब हर संहिता में आपके पास राजक्षमा के रिलेटेड एक पूरा चैप्टर है। तो इसमें क्या करते हैं, दौर्बल्य होता है, मतलब दुबला पतला दिखते हैं ना, लोग बोलते हैं ना बहुत मरियल सा कोई हो जाता, पतला सा, कि ट्यूबरकुलोसिस के मरीज लग रहे हो, TB के मरीज लग रहे हो। तो दौर्बल्य होगा, शोष होगा, एकदम सिकुड़ सा जाएगा, बहुत ही दुबला पतला हो जाएगा। प्राणवायु संबंधित, प्राणवायु स्रोतस का मतलब होता है कि उसमें वैसे हर प्राणवायु स्रोतस में आपका लंग्स और हृदय दोनों ही आता है, बट प्राणवायु स्रोतस में लंग्स को अगर करते हो तो लंग्स से आप देखोगे श्वास है, कास है, उराशूल है, इस तरह की सारी चीज़ें आपकी आती हैं कि उनके दर्द होता है। हालांकि उरासूल उन्हीं पेशेंट्स को आता है जिनको मतलब उर में या लंग में कोई तकलीफ होती है। रक्त स्टीवन है, पुराने टाइम में देखो टीवी वगैरह में, मूवीज़ वगैरह में ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट्स को ऐसे ही दिखाते थे कि उसने वॉमिटिंग किया और डेथ हो गई, इस तरह की चीज़ें। और ट्यूबरकुलोसिस आपकी मेजॉरिटी टाइम जो होती है सज्वर होती है, और जो मॉडर्न का हिसाब किताब है उसमें वो लोग ये मानकर चलते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट को शाम के वक्त में फीवर आता है, मतलब दिन भर वो लगभग ठीक ठाक सा रहता है। तो ये जो श्वास का उरासूल रक्त स्टीवन ज्वर का लक्षण है, ये पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में पाया जाता है। जो है हेतुओं में है, अपने लोग के यहाँ 4 मेन हेतु हैं। बेगावरोध है, क्षय है, साहस है, विस्मासन है। विस्मासन मतलब उल्टा पुल्टा खान पान है, बेगों का अवरोध किया है, क्षय मतलब है कि बहुत ज़्यादा शरीर मतलब वो है, और अनुलोम क्षय वाला भी कंसेप्ट है। प्रतिलोम क्षय वाला है कि शुक्र का बहुत ज़्यादा क्षरण किया, उसकी वजह से तकलीफ है, और अपनी क्षमता से ऊपर जो काम किया है दैट इज़ साहस। ये सारी वजह है। औसर्गिक भी इनके हेतु हैं। और इसमें राजक्षमा में एक होता है कि मल ही बल होता है, तो यहाँ पर संशोधन कर्म निषिद्ध होता है, खास करके विरेचन नहीं देना होता है। तब पर भी किसी पेशेंट के अंदर अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है तो उसे हम मृदु विरेचन देते हैं और संतर्पणीय विरेचन देते हैं। मान लो ऐसा कोई पेशेंट आ जाए, जैसे आपने पहले भी अभी मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई थी, तो वहाँ पर था कि जैसी कंडीशन रहती है वैसा डिसीजन लेते हैं। तो जो आयुर्वेद का कंसेप्ट है पुरुषम पुरुषम भिक्षम, उसके हिसाब से चलते हैं हम। तो आज राजक्षमा के पर्याय में शोष बोला गया। शोष क्यों
क्यों बोला गया? रसादि धातुओं का शोष मतलब शोषण कर लिया, उसलिए बोला। जो बाहर की क्रियाएं और अंदर की क्रियाएं, सारी क्रियाओं का क्षय होने के कारण इसकी क्षय संज्ञा भी है। और जो चंद्रमा जी हैं, राजा चंद्रमा को भी हुआ था प्रतिलोम क्षय की वजह से, तो इसलिए इसका नाम राजक्षमा भी पड़ा है, ये आप लोग को पता है। ठीक है, फिर उसके बाद में वो है नेक्स्ट इसका जो पेज है वो ये है कि इसके साथ में इसको वाघभट्ट जी ने रोगों का राजा कहा है। रोग राट वर्ड जो है वो वाघभट्ट जी ने इस्तेमाल किया। तो कहीं लिखा होगा रोगों का राजा तो है, लेकिन उसके लिए रोग राट वर्ड भी कहीं पर यूज़ हुआ है, जितना मुझे अभी पुराना याद आ रहा है। अष्टांग का कोई टिप्पणी दे रखा है इन्होंने? अष्टांग की टिप्पणी तो नहीं दे रखी है। ठीक, फिर राजक्षमा में क्या है? राजक्षमा दो प्रकार का हो सकता है, जो इनके मतलब वही है हेतु है, तो हेतुओं को भी दो कैटेगरी में डिफाइन कर देते हैं कि किस में संतर मतलब धीरे धीरे लॉस होगा, अनुलोम क्षय से होगा, किस में प्रतिलोम क्षय से होगा। तो इस तरीके से हेतुओं को भी दो तरीके से कंसिडर कर दिया। और ये सब सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया कि जब बॉडी कमज़ोर हो जाती है और उस पर तब राजक्षमा के बैक्टीरिया एनवायरनमेंट में है, आपके ऊपर एक्ट कर जाएंगे, तो आप राजक्षमा आपके अंदर डेवलप हो जाएगा, मतलब पेशेंट के अंदर। तो इसमें क्या करते हैं कि बोलते हैं कि हालांकि मैंने जो पेशेंट्स देखे हैं अधिकतर जहाँ पर कि सनलाइट वगैरह नहीं आती है वहाँ के पेशेंट्स को ज़्यादा होता है। बट राजक्षमा के केस में जो रामहर सिंह सर की बुक में लिखा है, उन्होंने लिखा है स्ट्रेस एंड हाइपोन्यूट्रिशन, मतलब खाने पीने को जैसे कुछ लोग को कम मिल पाता है, तो वहाँ पर भी होता है। ये सब आज से 50 साल पहले इस तरह की टीबी की ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। और साथ में स्ट्रेस का हेतु बहुत ज़्यादा होता है। तो मतलब वैसे भी आपको पता है कि हद से ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएगा तो इंसान खाएगा पिएगा ही नहीं। और ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट की एक चीज़ होता है, उनका ना अग्नि बहुत ज़्यादा मंद हो जाती है, भूख भूख लगती ही नहीं, ये चीज़ें होती हैं। तो राजक्षमा दो तरीके से होता है, विप्रकृष्ट हेतुओं से मतलब जो दूर वाले हेतु हैं, और एक सन्निकृष्ट मतलब पास वाले। तो विप्रकृष्ट हेतुओं में बेगावरोध मतलब आपको पता है सारुदोष प्रकोपक होता था, सप्रेशन ऑफ नेचुरल एनर्जी, क्षय हो गया किसी भी वजह से, शरीर का बहुत ज़्यादा क्षय हो गया, शुक्र का बहुत ज़्यादा क्षय कर लिया, अपनी शरीर क्षमता से ऊपर काम किया, साहस और विस्मासन किया, मतलब उल्टा पुल्टा खान पान रहा। सन्निकृष्ट हेतु में फिर उपसर्ग के संक्रमण वगैरह जो ये सब चीज़ें आते हैं, तो इनसे शोष होगा, शोष के साथ उपसर्ग हो गया, मतलब इन्वायरमेंट के बैक्टीरिया से कांटेक्ट हो गया, तो उससे राजक्षमा डेवलप हो गया। और हमेशा जो राजक्षमा जी आपके साथ ज्वर होते हैं, मतलब ज्वर का श्वास, रक्त स्टीवन, ये सब सारे लक्षण आ जाएंगे पेशेंट में, इस बात का ख्याल रखेंगे। ठीक है, उसके बाद में बेगावरोध से क्या होता है? बेगावरोध से हमेशा माधवकर जी ने साफ साफ बोला कि बेगावरोध से वात का प्रकोप होता है। तो बेगावरोध में हालांकि आपने नवान बेगान धारणी जो पढ़ा है उसमें 13 बेग हैं, तो मेन इन्होंने मूत्र पुरुष और वात को माना हुआ, मतलब पानवायु है मूत्र पुरुष। लेकिन अदरवाइज आप देखो जापके धारणी बेग है मूत्र 1, पुरुष 2, वीर्य 3, मलवात 4, वमन 5, चौथु 6, उद्गार 7, जृंभा 8, क्षुधा 9, पिपासा 10, आंसू 11, निद्रा 12 है। ठीक है, हालांकि 13 हैं कहीं कहीं पर दे रखे हैं। तो इस तरीके से आपके 99 बेगान धारणी में 9 है और साथ में मिलाकर 4 करके होते हैं। तो ये जो है बेगावरोध है, बेगावरोध से मिली वात प्रकोप होगा। और वात प्रकोप होने से वात चूँकि अग्नि सखा बोली जाती है, तो उससे अग्निमांद होता है, अग्निदुष्टि होती है। और अग्निदुष्टि होने से मतलब बेगावरोध हुआ तो उससे वात प्रकोप हुआ। तो वात प्रकोप होने की वजह से अग्नि सखा है, क्योंकि समान वायु वाला सिस्टम वहाँ से आप लेकर आते हो, अग्निदुष्टि हो जाती है। फिर त्रिदोष का प्रकोप हो जाता है, और त्रिदोषों का प्रकोप हो जाएगा तो श्रोतावरोध हो जाएगा। श्रोतावरोध की वजह से धातु क्षय होगा। और इन सारे कारणों से, चाहे अग्निदुष्टि हो, चाहे त्रिदोष प्रकोप हो, चाहे श्रोतावरोध हो, चाहे धातु क्षय हो, सबसे शोष होता है। और शोष होने की वजह से राजक्षमा बन जाता है। तो मधुकोशकार जो विजय रक्षित है, माधव निदान की जो मधुकोश टीका है विजय रक्षित जी ने लिखी है, उन्होंने बोला वात मूत्र पुरुष मिलनी 3 बेगों को धारण करने से वात प्रकोप होता है। और वात प्रकोप अग्नि को दूषित करता है, और परंपरा अग्नि दूष से तीनों दोषों का प्रकोप करते दोष राजक्षमा की उत्पत्ति होती है। और इसके अलावा श्रोतावरोध से भी धातु क्षय होकर के उत्पत्ति होती है। फिर क्षय की एक परिभाषा दी जाती है, क्षयते अनियमित क्षयता, मतलब जिस परिस्थिति के कारण रोगी निरंतर क्षीण होता जाए, दुबला पतला होता जाए, उसे क्षय कहते हैं। तो क्षय उत्पादक हेतु में 2 तरह भाव होंगे हमेशा हर चीज़ के, शारीरिक भाव और मानसिक भाव। तो शारीरिक भाव में क्या है? अति व्यवहार किया, मतलब हद से ज़्यादा क्वाइटस किया, सेक्स किया, अनशन किया, बिल्कुल खाना पीना नहीं खा रहा। कई सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं, या किसी वजह से ऐसा हो गया कि बहुत ज़्यादा रक्तस्राव हो गया है ना। मानसिक भाव में अब ये देखो आप, ईर्ष्या द्वेष विषाद, क्योंकि मैं आपको क्यों बता रही हूँ, अभी जो मेरा पेशेंट था उसमें मैंने फिजिकल बहुत सारी कारण निकालने की कोशिश किया था। और ये एक ऐसे भाव हैं जो ईर्ष्या द्वेष विषाद होता है,
ये आप पेशेंट की डायग्नोस सही नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये या तो आप सामने वाले को बहुत क्लोज मॉनिटर करोगे, आपकी सराउंडिंग का होगा, देन यू कैन जज, अदरवाइज पेशेंट कन्फेस नहीं करता है। जैसे मैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ही कहती हूँ कि जिन भी पेशेंट का शुक्र नीच का होता है उनके अंदर अधिकतर ईर्ष्या जलन बहुत ज़्यादा होती है, और जिन लोग का शुक्र उच्च का होता है उनकी इम्यूनिटी इसलिए वजह से भी अच्छी होती है कि उनके अंदर ईर्ष्या जलन वलन नहीं होती है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता रही हूँ, हालांकि मैंने ये उस पेशेंट की कुंडली में शुक्र नीच का ही मुझे दिखा था, तो उसने कहा कि हालांकि मेरे अंदर नहीं है। तो हो सकता है कि इंसान जिस सिचुएशन को पाना चाहता है, क्योंकि बीकॉम करके अलग फील्ड में आया हुआ है, कुछ और करना चाहता रहा होगा, वो चीज़ नहीं मिल पाएगा, तो चाहे हो सकता है इंसान के अंदर ईर्ष्या हो, मतलब जलन वाली भावना हो, चाहे आप किसी से चिढ़ते हो, किसी भी वजह से परिस्थितियाँ हो सकती है। और इसमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ऐसे और वो वैसे, क्योंकि जो कुंडली का कॉम्बो होता है वहाँ पर ऐसा होता है कि अगर आपको इस जन्म में कोई चीज़ उच्च का ग्रह मिला तो पिछले जन्म में वो नीच का मिला होगा। तो कुछ इस तरह के भी हिसाब किताब होते हैं कि अपना कर्मों के हिसाब से मिलता है। तो वहाँ पर कभी ये नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हमें पेशेंट को ट्रीट करना है तो हमें हर हेतु पर कारण पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारा पहला ही संक्षेप तो क्रिया होगा निदान परिवर्जनम, निदान परिवर्जन हमारा करना सबसे बेस्ट चिकित्सा है। तो यहाँ पर मैं इस वजह से करेंगे कि राजक्षमा के हेतु में इस बात का जरूर ख्याल रखें कि मानसिक भावों में इन्होंने ईर्ष्या, द्वेष और विषाद को बोला है। तो विषाद जो लॉन्ग टर्म तक बहुत किसी वजह से दुखी रहे तो उनको तो हम हर चीज़ में काउंट कर लेते हैं, और ईर्ष्या और द्वेष भी है। तो प्लीज़ इस बात को याद रखिएगा। और पेशेंट्स को ऐसे सारी चीज़ें जब पूछनी होती है तो घुमा फिरा कर बहुत पूछते हो, तो धीरे धीरे बात निकल कर के आ ही जाती है। ठीक है, तो ये सब सारे कारणों से, अब शारीरिक मानसिक कारणों से पेशेंट कृष दुर्बल हो जाएगा और क्षय को प्राप्त हो जाएगा। और फिर जब क्षय को हो गया, मतलब आप बहुत दुबले पतले कमज़ोर हो चुके हैं, तो राजक्षमा के चूँकि बैक्टीरिया एनवायरमेंट पड़े वहाँ पर अटैक कर देंगे, और फिर आपको ये ज्वर का आसादीपूर्वक आपको राजक्षमा मतलब पेशेंट को हो जाएगा। ठीक है, फिर साहस है, शक्ति से अधिक कार्यक्रम करोगे तो साहस का बोलते हैं ऊर्ध्वक्षेत्र बोलते हैं। जैसे कुछ लोग के ना चेस्ट वगैरह में बहुत पेन होता है, खासकर इस तरह के हेतु बहुत पहले के होते थे कि इंसान अपनी क्षमता से ऊपर काम कर रहा है। जैसे आपको बहुत पहले, अगर आपने 2 बीघा जमीन मूवी, हालांकि आप लोगों ने तो नहीं देखी होगी बेटा, क्योंकि हमारे भी बहुत हमारे बचपन की मूवी नहीं है, ब्लैक एंड वाइट ज़माने की है। तो मुझे इसलिए याद है कि उस टाइम में क्या होता था कि, या जैसे कलकत्ता में आपने अगर पढ़ा उड़ा होगा तो आपको याद होगा कि उस टाइम में जब लोग घोड़ा गाड़ी पर बैठते थे ना, तो उस घोड़ा गाड़ी को जो खींचता था वो इंसान खींचता था। अब एक इंसान घोड़े पर बैठा हुआ, जैसे रिक्शा खींचने का काम होता है, तो रिक्शे से भी ज़्यादा होता था, क्योंकि उसमें व्हील वगैरह नहीं होती थी, आदमी बैठ गया है और एक बंदा खींच रहा है। ठीक है, तो उस तरीके से वो आप मूवी अगर देखोगे तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। तो उस तरह के केसेस पहले बहुत होते थे, मतलब से 50-60 साल पहले। तो इसलिए पहले ट्यूबरक्लोसिस वगैरह होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते थे, बहुत ज़्यादा गरीबी थी, लोगों को खाने पीने को चीज़ें नहीं मिलती थी, और भी बहुत कुछ था जिसकी वजह से इस तरह की चीज़ें बहुत तकलीफ में होती थी सारी चीज़ें। ठीक है, तो वहाँ से भी क्षय पूर्वक रोग उपजते थे। विस्मासन का मतलब होता है जो चरक का अष्टविधि आहार विशेषायतन है, वो आप लोगों ने पढ़ा ही है। प्रकृतिकरण सहयोग राशि देश काल उपयोग संस्था उपयोगिता जो था कि जो आप खा रहे हो उसकी प्रकृति क्या है, उसका करण कैसा है, मतलब संस्कार कैसा किया गया है, किस चीज़ के साथ किस चीज़ को मिलाकर खा रहे हो। प्रकृतिकरण सहयोग राशि मतलब अमाउंट कितना है, प्रकृतिकरण सहयोग राशि देश, आप किस जगह को बिलोंग करती है वो चीज़, या आप कहाँ के बिलोंग करते हो, देश काल समय क्या है। उपयोग संस्था मतलब कि हाउ यू कंज्यूम्ड द वे ऑफ कंजम्पशंस, एंड उपयोग संस्था एंड उपयोगिता एंड यू। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मिला करके है, तो इन सब चीज़ों का भी ख्याल रखना पड़ता है। उसके अलावा सुश्रुत के जो है 12 सच विचार है, अगर उन सारी चीज़ों को आप मतलब काउंटर कर दे तो, नलीफाई करके खाते पीते हो तो भी विश्वासन में आता है। फिर उपसर्ग का मतलब वही होगा कि इन्फेक्शन के बैक्टीरिया पड़े हुए हैं और आपने यूज़ किया सामने वाला का, जैसे मान लो किसी को ट्यूबरकुलोसिस है, उसके कपड़े यूज़ कर रहे हो या उसके कांटेक्ट में रह रहे हो, या उसने यहाँ तक भी है कि माला वाला पहनने का है, उसके साथ सो रहे हो, उसके साथ भोजन वोजन कर रहे हो। ठीक है, या होता है जैसे अपने लोग को भी होता है ना, देखते नहीं बीच में जैसे कोरोना टाइप में हुआ था कि भाई आप मास्क हमेशा लगाए रहते थे, सारी चीज़ें थे, तो वो ट्यूबरकुलोसिस से भी पूरी वाली कंडीशन थी आपकी कोरोना की, जैसे क्या कि इन्फेक्शस डिसीज है। तो पुराने ज़माने में इसी तरीके से ट्यूबरकुलोसिस का भी होता था। ट्यूबरकुलोसिस वगैरह के केस में भी ख्याल रखा जाता था कि पेशेंट का बर्तन तक अलग रहे, अपने बर्तन को बाकायदा उसका गर्म पानी से धोया जाता था, यहाँ तक कि आग पर हल्का सा गर्म किया जाता था, उसके कपड़े वगैरह सारी चीज़ें। तो बहुत पहले, ऐसे 50-60 साल पहले ट्यूबरकुलोसिस होने पर बहुत रेयर लोग ही बचते थे। जैसे मैं खुद आपको बताऊँ, हमारे रिलेशन मतलब मेरे इन लॉज में
मतलब मेरी मदर इन लॉ के भाई को ट्यूबरक्लोसिस हुआ था, 1 या 2 भाई मोस्ट वाली उनके ट्यूबरक्लोसिस से ही डेथ हुई थी। तो वो केस अगर आप समझेंगे हम तो आज से कम 30-35 साल का होगा। तो 30-35 साल पहले इस तरह की चीज़ें 35-40 साल पहले बहुत ज़्यादा होती थी और उस टाइम कुछ ही लोग होते थे जिनको ट्यूबरक्लोसिस होता था, बच जाते थे। पर मैं उस टाइम के कुछ ऐसे लोग को भी जानती हूँ भाई जिनकी बहुत भैया जीने का हो रहा होगा। ऐसे लेडी को मैं जानती हूँ, शी इज़ नाउ मोस्टली 60 और 70 ईयर ओल्ड, बट उनको 3-3 बार ट्यूबरक्लोसिस हो चुका है और हर बार बहुत लंबा ट्रीटमेंट चला, बट वो बच गए हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग भी थे। तो पहले टाइम में ट्यूबरक्लोसिस से ज़्यादा डेथ वगैरह होती थी। तो ये सब सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद ये भी मैंने आपको बता दिया कि वेगावरोध विस्मासन से क्या होगा। वेगावरोध और विस्मासन से क्या होता था, देखो वेगावरोधों का किया तो कफ प्रधान हेतुओं से स्रोतोवरोध हो जाएगा और उससे अनुलोम क्रम से धातु क्षय होकर के सारा चीज़ होगा। और क्षय मतलब आपने शुक्र का क्षय किया या क्षमता से अधिक काम किया तो उन सब सारी वजह से शुक्र क्षय होगा। तो शुक्र क्षय से वात प्रकोप होता है तो प्रतिलोम क्रम से क्षय होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जा चुकी है। तो कफ प्रधान दोष कहीं पर भी रहेंगे तो पक्का सी बात है उनसे हमेशा रसवाही स्रोतस का अवरोध हो जाएगा, रस संवहन की बाधा पहुँचेगी तो पोषण नहीं हो पाएगा। तो उस वजह से ये मतलब राजक्षमा की उत्पत्ति हो जाएगी। ठीक है, तो वेगावरोध और विस्मासन से हमेशा स्रोतोवरोध पूरे परंपरा धातु क्षय होता है। तो कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन आपके पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन पूछे जा सकते हैं या आपके फुल क्वेश्चन में भी इस तरह के पूछे जा सकते हैं कि वेगावरोध और विस्मासन से क्या होगा। तो वेगावरोध से वेगों का चूंकि अवरोध किया तो कहीं कोई चीज़ रुक गई तो स्रोतों का अवरोध कर देगा, तो स्रोतोवरोध होता है। ठीक है, और आपका क्षय और साहस से शुक्र क्षय वाला हिसाब तक होता है कि क्षमता से अधिक मैथुन किया या क्षमता से अधिक कार्यक्रम काम किया, कुछ भी ये वाला चाहिए। तो साहस का आपको बता दिया, ये सारी चीज़ें भी मैंने आपको बता दी ना, ये भी बता दिया मैंने आपको। फिर क्या बचा, शुक्र के नाश वगैरह का, ये सब चीज़ें मैंने लगभग सब बता दिया। एक बार और पढ़ लीजिएगा कि शुक्र क्षय में क्या होता है। शुक्र क्षय से वात का प्रकोप होता है। फिर शुक्र से पहले की जो धातु है अस्थि मज्जा है, तो मज्जा है तो फिर मज्जा का क्षरण होगा क्योंकि वहाँ से काउंटर करना चाहेगा। फिर इसी तरीके से पीछे का धातु होगा रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र, तो शुक्र हो गया, मज्जा हो गया, अस्थि हो गया, इस तरीके से आएंगे तो सारी धातुओं का क्षय होगा। तो प्रतिलोम क्षय से फिर त्रिरूप षड्रूप एकादश रूप राजक्षमा के लक्षण होते हैं। तो इसके केस में बेटर है कि आप श्लोक रट लीजिएगा, वरना कोड वर्ड बड़ा मुश्किल हो जाता है कि त्रिरूप वाले का क्या था, षड्रूप का क्या था, एकादश रूप का था। तो राजक्षमा ही इकलौता है कि जहाँ पर अलग अलग टाइप से हैं या कई बार पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी इस तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब इसके पूर्व रूप क्या होंगे, हर बीमारी के आपको पता है पूर्व रूप है। जैसे अंगमर्द है तो अंगमर्द तो आपके ज्वर में भी होता है, लेकिन अकेले अंगमर्द नहीं है, श्वास भी फूलेगी, अंगमर्द होगा। कफ मतलब बहुत बार बार बलगम निकालेगा, तालुशोष है, वमन आएगा, अग्निसाद होगा, मद, पीनस, कास तथा निद्रा, बहुत ज़्यादा नींद आएगी। शुक्लाक्षता मतलब रक्ताल्पता तथा शोफ वगैरह है। तो जो शुक्लाक्षता रक्ताल्पता सुश्रुत ने बोला और शोफ को लिए वाघभट्ट जी ने बोला हुआ है इस चीज़ को, तो याद रखिएगा। मानसिक हेतुओं में ट्यूबरक्लोसिस के मरीज के अंदर अधिकाधिक कामेच्छा पाई जाती है और ये चीज़ पूछ सकते हो पेशेंट से। हालांकि मैंने खुद आपको बताया था कि मैं डॉट सेंटर पर काफ़ी टाइम तक काम किया था, बट मैंने कभी पेशेंट से इस तरह की चीज़ें पूछी नहीं थी क्योंकि मैं इस तरह की प्रॉपर केस टेकिंग पहले नहीं कर पाती थी। बहुत जो पेशेंट मतलब बताता था उसके अलावा बस मैं पाचनगत विकृति पूछती थी, ये सब चीज़ें नहीं पूछती थी। लेकिन आप लोग को चूँकि मैं बता रही हूँ और केस टेकिंग मैंने डाला था, केस टेकिंग में एक चीज़ बताना भूल गई थी, बाद में मुझे याद आया कि वो चीज़ भी बताना चाहिए था कि आप पेशेंट से हमेशा ये ज़रूर पूछिए कि नशा भी करते हो क्या, क्योंकि आज की डेट में आपको पता है लाइफस्टाइल लोग मतलब स्टेटस के चक्कर में कुछ लोग अल्कोहल पीते हैं, कुछ लोग सिगरेट पीते हैं, कुछ लोग कुछ और नशा करते हैं। तो पेशेंट से ज़रूर पूछिए कि नशा करते हो या किसी चीज़ का एडिक्शन है। खाने पीने की ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, ऐसा नहीं है कि वो जो अल्कोहल का और सिगरेट शराब का ही नशा होता है। कई बार कई सारी चीज़ें लोग उसको भी नशे की तरह खाते हैं, मतलब अमाउंट से ज़्यादा खा रहे हैं या किसी चीज़ का ख्याल रख कर नहीं खा रहे हैं, तो वो भी एक तरह का नशा होता है। तो वो सब सारी चीज़ें पूछा करिए। कुछ पेशेंट्स का होता है, जैसे आजकल कुछ पेशेंट ऐसे मिलेंगे जो डेली गोलगप्पे खाते हैं या जो डेली समोसे खाते हैं, तो भी समझ लो एक नशे की तरह ही उनकी बॉडी को नुकसान कर रहा है। ठीक है, फिर मानसिक में स्वप्न में काकादि पक्षियों की सवारी, तो स्वप्न कैसा दिखता है, तो आप स्वप्न भी पूछ सकते हो। तो स्वप्न के केस में अगर मैं आपको अच्छी सी बात बोलूं तो स्वप्न के केस में आपकी हारित संहिता में बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दे रखा है, हो सकता है मैं किसी दिन आप लोग को बताऊं। फिर स्वप्न में नदियों को जल रही देखना, वृक्षों को सूखा तथा वायु धूमें दागुनी से पड़ी देखना। तो इसका मतलब है देखो आपकी सराउंडिंग की चीज़ें सूखी सूखी सी, तो जब इंसान जैसा मेंटल कंडीशन होता है उस तरह के सपने देखता है। हालांकि हम लोग इस तरह की चीज़ें कम पूछते हैं, बट इस तरह की चीज़ों को भी ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट
से पूछना चाहिए। सामान्य रूप में त्रिरूप में क्या है, त्रिरूप राजक्षमा भी आता है। तो त्रिरूप में पेन इन चेस्ट पार्श्व संताप करपादेव ज्वर सर्वांग। अब देखो संताप करपादेव बर्निंग हैंड एंड फीट, आजकल हम लोग हमेशा हर पेशेंट को ये मानकर चलते हैं कि ये डायबिटीज़ के केस में होता है, लेकिन मैं आपको यहीं से बात बता दूं, ये क्या हुआ भैया, समवन हैज एक्सेस टू योर स्क्रीन। तो यहीं पर मैं आपको ये बता दूं कि सिंपल सी बात ये है कि ये कैसे चीज़ आ गया। तो मतलब जैसे हम मानकर चलते हैं कि डायबिटीज़ के केस में है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इस तरह की जो चीज़ है ये आपके उसका केस है। और मैंने यहीं से अपने पेशेंट के केस में पता नहीं क्यों मुझे लगा कि हो सकता है उसको इस तरह की प्रॉब्लम ने, हालांकि पेन इन चेस्ट की नहीं उसने कंप्लेन किया है, फीवर वगैरह का नहीं हुआ है, लेकिन ये पता नहीं क्यों ये चीज़ मुझे उसकी थोड़ी सी लगी। और अभी हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग बर्निंग सेंसेशन के केस में सोच लेते हैं, लेकिन बर्निंग के अलावा मतलब डायबिटीज़ के अलावा और भी जगह से, तो ये चीज़ है। फिर मतलब अभिताप हो गया संताप, तो अंश पार्श्वाभिताप संताप करपादेव ज्वर स्वरांग, तो ये रट लेना अच्छे से। और ये देखोगे चरक चिकित्सा 8/52 वाला श्लोक है, तो ये त्रिरूप वाला राजक्षमा का लक्षण है, ये आपको रटा होना चाहिए। जैसे उस टाइम में तो मैंने बनाया हुआ था। और भोज जी ने बिल्कुल अलग लक्षण बोले, उन्होंने ज्वर रक्तपित्त और हिमोप्टाइसिस मतलब, और साथ में कास बोला। तो सी से मैंने कास लिखा था, यब से मतलब फीवर था, और रक्तपित्त को हिमोप्टाइसिस था। तो अगर आपको इस तरीके से याद रहता ठीक है, अदरवाइज श्लोक रख लेना, कासो ज्वर रक्तपित्तम त्रिरूप राजक्षमणी, ये भोज का है। तो ये आपके पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के हिसाब का क्वेश्चन है, तो वो इस तरीके से आ सकता है। उसी तरीके से यहाँ पर जितने लक्षण दे रखे हैं, षड्रूप राजक्षमा के लक्षण चरक के हिसाब से अलग हैं, सुश्रुत के हिसाब से अलग हैं, या एकादश के राजक्षमा के लक्षण अलग हैं, चरक के अलग हैं, वाग्भट के अलग हैं, सुश्रुत के अलग हैं। तो यहाँ पर बेस्ट तरीका मैं यही बताऊँगी कि प्लीज़ आप लोग श्लोक रट लो, क्योंकि श्लोक के केस में गलती होने की गुंजाइश कम से कम होती है। ठीक है बच्चा पार्टी, तो इस बात को याद रखिएगा। जैसे षड्रूप यक्षमा के लक्षण में कास ज्वर पार्श्वशूल स्वरभेद अतिसार और अरुचि, चरक जी ने बोला है कास ज्वर स्वरभेद अरुचि श्वास और शोणित दर्शन, ये हमारे सुश्रुत जी ने बोला है। उसी तरह एकादश में कास अंशताप वैश्वर्य ज्वर पार्श्वशूल शिरशूल रक्त वमन श्लेष्म सर्दी श्वास कोष्ठामय अतिसार अरुचि, चरक जी ने बोला। वाग्भट ने पीना श्वास का संसुर्जा शिरोरुजा स्वरुजा अरुचि बिड भ्रंश देव संसोष क्वष्ट सर्दी पार्श्वशूल ज्वर, इन्होंने बोला हुआ है। फिर सुश्रुत जी ने स्वरभेद शूल संकोच ज्वर दा अतिसार तिष्टिवन सिरस रुचि कास कंठोद्दोष। तो कफ से कुछ अलग लक्षण है, वात से अलग लक्षण है, पित्त से अलग लक्षण है, या वाग्भट जी ने ऊर्ध्व दोष कष्टक दोष तिर्यक दोष संदिग्ध दोष अलग अलग तरीके से करें डिफ्रेंशिएट। तो ये आपके पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन से के हिसाब से है, तो रट्टा मार लेना या देख लेना, कुछ पर्टिकुलर ऐसा कोड वर्ड बनाना जो कोड वर्ड समझना बहुत आसान हो। ऐसा कोड वर्ड नहीं जैसे मैंने बनाया हो, ये सब कोड वर्ड याद नहीं होता। हालांकि आज की डेट में बनाऊँ तो मैं अलग तरीके बनाऊँगी। चलिए आगे। तो असाध्य असाध्यता में क्या है, असाध्य अवस्था कब होगी, जब एकादश रूप या षड्रूप होगा, त्रिरूप से लक्षण से युक्त होगा और बहुत ज़्यादा मतलब सारे लक्षण अपने बुरी हालत में आ जाएंगे, तो उस वक्त में होगा। या बल और मांस से हीन हो जाता है, तो आपको पता ही है कि राजक्षमा के रूप में अगर पेशेंट के अंदर कम लक्षण भी होता है, बल और मांस से हीन हो जाता है, तो असाध्य अवस्था आ जाती है। और खाना वाना खा रहा है उसके बावजूद भी दुबला पतला होता जा रहा है, क्षीण होता जा रहा है, डायरिया चल रहा है, क्योंकि डायरिया नहीं होना चाहिए, मल ही बल है, तो सारा निकल जाएगा। उदर या मुश्क पर शोथ हो जा रहा है, उडीमा हो जा रहा है, एसाइटिस डेवलप हो जा रहा है, शुक्लाक्षता मतलब सीवियर एनीमिया है, अन्नद्वेष्टा मतलब बिल्कुल खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, सांस जो है सीवियर डिस्पनिया हो रहा है, मूत्रकिर्च बहुमूत्रता वगैरह की कंडीशन हो रही, तो ये असाध्य अवस्था के लक्षण हैं। तो ये आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बलमान से हीन तो हर किसी को याद रहता है, लेकिन सारे लक्षणों के साथ अगर आ जाता है और लक्षण भी एग्रीवेटेड फॉर्म में काफ़ी तेज फॉर्म में रहते हैं, हर चीज़ें मतलब अपने उग्रावस्था में रहती हैं, समझ सकते हो। और चूँकि मल ही बल है तो अतिसार हो रहा है, भूख प्यास बिल्कुल नहीं रहा या खा पी रहा है तो उसके बावजूद भी क्षरण होता जा रहा है, तो पक्का सी बात है साध्य अवस्था के लक्षण होते हैं। साध्यता के लक्षण में क्या होता है, ज्वर अनुबंध रहित मतलब ज्वर नहीं होना चाहिए, बलवान रोगी हो, जो भी आप उसके लिए थेरेपी दे रहे हो, जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हो उस ट्रीटमेंट को ले सके, दवा ववा खा सके। ऐसा नहीं कि दवा आपने डाला और पेशेंट इतना ज़्यादा वॉमिट कर दे रहा है उस दवा को, तो फिर थोड़ी हो पाएगा। संयमी होना चाहिए, आपकी बात को माने, जो हमारे यहाँ विषक वस्से वाला के हिसाब से आप देवताग्नि हो कि जो भी हम खिला पिला रहे हैं खाना वाना पीना खा सके, वरना खाना ही नहीं खा पाएगा तो क्या होगा, क्योंकि इसके पहले ही आपने देखा है। और
अकृश होना चाहिए, मांस वगैरह बल उसका सही से रहे, ऐसा नहीं कि मांस उसका क्षय हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें। और उसमें फिर क्या है कि अगर उसमें जितने ज़्यादा सिम्टम होंगे तो दुष्चिकित्सा हो जाएगा। और मूत्र रोग ऊर्ध्वश्वास जो होता है, अतिसार, रक्ताल्पता, शोथ और समुद्र रोग ऊर्ध्वश्वास आ जाता है तो पक्का सी बात है असाध्य अवस्था होती है। सापेक्ष निदान में इसमें बहुत सारे डिसीज से करते हैं, जैसे इसमें शोष है, राजच्छमा है, उरछत, छींड़, छत्तछकास, क्षयस्कास, रक्तपित्त, इन सब में लगभग वही सारी चीज़ें हैं। उनकी क्या है, एक एक तरह से अलग अलग थोड़े से लक्षणों में फ़र्क है। जैसे शोष के केस में धातु क्षय डबल पॉइंट का है तो राजच्छमा में भी डबल है, लेकिन उरछत में बहुत ज़्यादा है और क्षयस्कास में ट्रिपल है। रक्तपित्त के केस में क्षय जो है धातु क्षय वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। उसी तरीके से धातु प्रधान विशेष लक्षण में शोष के केस में धातु क्षय में बल क्षय होता है। राजच्छमा का प्रधान लक्षण ज्वर होता है। ट्यूबरकुलोसिस के जितने पेशेंट देखो तो उनके अंदर फीवर एक बना रहता है। उरछत में सरक्त, दुष्ट एवं दुर्गंधित कफ स्टीमन होगा। उरछत है, पक्का सी बात है कफ उस तरह का निकलेगा। छीण के केस में ये भी सरक्त मूत्र होता है, पार्श्वपृष्ठ कटिग्रह होता है। क्षतजकास में उरशूल पूर्वक भीषण कास होता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको थोड़ा सा बेटा मतलब मारनी पड़ेंगी रट्टा। उसके अलावा शोष के 7 तरह के टाइप हैं कि अति विवाह करने की वजह से शोष होता है तो अति विवाह शोष होगा, या विवाह शोष उसको बोलते हैं। शोक शोष होता है, वार्धक्य मतलब बुढ़ापे की वजह से भी दुबला पतलापन आता है। ज़्यादा व्यायाम वाला व्यायाम शोष होता है। जरा मतलब अगर पेशेंट बहुत बूढ़ा हो जा रहा है तो जरा शोष होता है। अधु शोष होता है, मतलब ज़्यादा पैदल चलने की वजह से भी चीज़ों का लॉस हो जाता है। और व्रण शोष होता है, कई बार किसी को ना इतना पुराना अल्सर वगैरह घाव वगैरह हो जाते हैं, व्रण बन जाते हैं, तो उस केस में भी शोष होता है। तो व्रण ही अगर शोष का भी रोगी हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है बहुत मुश्किल हो जाएगा ट्रीटमेंट। और 6 शोष, तो इस तरीके से शोष के 7 भेद हैं। तो कई बार हो सकता है इनका नाम आपको पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन में आ जाए, या आपको ऐसे ही पूछ ले 7 क्या है और फिर उनको डिफाइन करने के बारे में मुझे। और फिर श्वास ज्वरादि लक्षण रही क्षय की अवस्था मात्र, जो तो शोष जो होता है उसमें ज्वर लक्षण नहीं होने चाहिए, लेकिन राजच्छमा में ज्वर लक्षण होना ही होना चाहिए। ये इस तरह की चीज़ें हैं आपकी, ठीक है। क्या हो गया भाई? एक मिनट, आज पता नहीं क्या हो रहा बार बार। फिर उसके बाद आप देखेंगे उरछत में होता है शक्ति से अधिक परिश्रम करेगा तो पक्का सी बात है इसमें रुच्छल्प प्रमितासन के साथ साथ अति विवाह से उरस्थिल विदृण हो जाएगा। तो विदृण हो गया तो पक्का सी बात है ऊपर से सारी चीज़ें निकलेंगी। उस तरीके से खांसते समय स्यावरण, दुर्गंधित पीतवर्ण, विग्रथित सरक्त कफ निकलता है। तो ब्रोंकाइटिस विथ लंग एब्सेस के केस में ऐसा करते हैं। और आपको पता है ऐसी सारी केसेज होते हैं असाध्य अवस्था के होता है। इसमें अधिक पीड़ा होगी, पार्श्व होगा, शरीर क्रमशः सूखने लगेगा, शरीर कांपने लगेगा, शक्ति, बल, वर्ण, रुचि, अग्नि क्षीण हो जाती है, ज्वर, व्यथा, मनोदयन, अतिसार तथा अग्निनाश हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें थे। सामान्य सिद्धांत में अगर देखो तो विरेचन हमेशा निषिद्ध है, ये याद रखिएगा, विशेष रूप से निषिद्ध है। इसमें पूरी संरक्षण पूर्वक संस्मरण कर किया जाता है, या बोलते हैं कि राजच्छमा के पेशेंट का मल ही बल है, ठीक है। तो इस बात को याद है। तो सर्वधातु क्षारत से बलम तस्ही बिडबलम, ये जो बलम तस्ही बिडबलम भी पूछा जा सकता है। कहाँ का श्लोक है? तो ये श्लोक है चरक चिकित्सा 8/41 का। सुश्रुत ने कुछ और वर्ड यूज़ किया होगा, लेकिन बलम तस्ही बिडबलम वर्ड है जो है ये आपके है। तो ये इस तरह की चीज़ें आपकी पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती हैं, इस बात को याद रखिएगा। फिर चिकित्सा में देखोगे अगर तप्पर भी करना है, मान लो ज़रूरत है, राजच्छमा का भी मरीज है, कॉन्स्टिपेशन भी हुआ है, तो स्नेहन स्वेदन के साथ में स्निग्ध वमन करा सकते हैं, या कभी काल को मृदु विरेचन करा सकते हैं, जो मैंने आपको शुरू में बता दिया कि ब्रह्मणी द्रव्यों के साथ होना चाहिए और मृदु विरेचन देना चाहिए। और आप इसमें देखो क्या क्या मांस ही खिलाते हैं इसमें, तो मांस खिलाते हैं, मांस रस खिलाते हैं। अगर अग्नि बहुत मंद है तो आप मांस रस दीजिएगा, नहीं तो बाद में मांस भी खाने दे सकते हैं। मध्य इसलिए देते हैं कि जो स्रोतों अवरोधों को मध्य दूर कर देता है। तो इसका मतलब ये नॉर्मल एल्कोहल वालों के लिए नहीं है, ये ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट के लिए। और ये जो अपने यहाँ मध्य बोलता था वो अलग तरह का मध्य होता है, ये मार्केट वाले मध्य की कीमत कम करिएगा। घृत देते हैं, स्नेह देते हैं, अवगाह कराते हो। अवगाह कराने से क्या होता है, अगर मान लो उस तरह के आपके बल्ले तेलों में अवगाह कराओगे ना तो पेशेंट का बहुत बढ़िया मांस धातु बनना शुरू हो जाता है, अवगाहन से भी मोटा होता है। मैं इसलिए बता रही हूँ आपको कि कई बार कुछ बच्चे पैदा होते थे बहुत लीन एंड थीन पैदा होते थे, तो उनको बचपन में क्या करते थे लोग, पूरा एक फाहा बना करके मतलब कपड़ा के अंदर ऑयल
बढ़िया से लगाकर बच्चे को पूरा लपेट कर रखते थे। तो इस तरह की चीज़ें अवगाहन तो वो लोग नहीं कर पाते थे भाई, उनके पास उतना जुगाड़ नहीं होता था। तो कपड़े के अंदर ही पूरा कॉटन में ऑयल लगा करके अंदर ही कपड़े में रख करके पूरा बच्चे को अवगाहन में रखते थे। तो उससे भी बच्चे का बहुत जल्दी होता था। और वाकई कोई पेशेंट बहुत लीन एंड थीन हो तो उसके केस में ये चीज़ कराया जा सकता है। जैसे चंदन बला लाक्षादी या बला अश्वगंधा तेल का आप इस तरीके से करा सकते हो, बट अपने सेंटर पर आपको बढ़िया चार्ज लेना पड़ेगा, ये बात समझ लो, तभी कर पाओगे। क्योंकि बच्चा तो है नहीं, गोद में है। जैसे कोई बड़ा हो, जैसे मेरा पेशेंट है तो मैं उसको इस चीज़ को बोलूँगी। फिर स्नान वगैरह कराना, नाना प्रकार के ब्रिहण कर्म। स्नान क्यों? स्नान को अगर आपने पढ़ा होगा तो स्नान ब्रिहण करता है, इसलिए है। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए, नहीं तो हम सोचते हैं कि क्यों कराना है। और जब स्नान से आप देखते हो ना कि कई सारे लोग होते हैं जिनको स्नान करने के बाद ही भूख लगती है, तो उससे अग्नि का वर्धन भी होता है, दोषों का क्षय भी होता है, नाश भी होता है। तो इसलिए स्नान कराना चाहिए। फिर इसमें मुक्ता, हीरक, माल्या धारण का है। क्यों? ये सब चीज़ें पहनो ओढ़ोगे तो आपको अच्छा सा लगेगा, तो अच्छा फील जब पेशेंट को होगा तो जल्दी ठीक होगा। और मांसाहारी प्राणियों का मांस देना तो हित करिए। मांसाहारी प्राणी को मतलब जो खुद मांस खाते हैं। अब हम मेजॉरिटी लोग कैसा कौन सा मांस खाते हैं कि वो जो मांसाहारी प्राणी जिसको हम खा रहे हैं, हम तो मांसाहारी हैं, लेकिन हम मान लो चिड़िया खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं जो खुद मांस नहीं खा रही है। तो इस बात का ख्याल रखना है। लाक्षणिक चिकित्सा में जो सिम्टम रहेगा, ज्वर, श्वास कांस, प्रतिस्यान, शूल रक्त, स्टीवन अतिसार, तो उसकी चिकित्सा आप करेंगे। और बहुत सारी दवाएं हैं, जैसे चरकोक्त बलादि क्षीर का प्रयोग कर सकते हैं। 10 मूलादि घृत, खरचूदार, पंचमूल घृत, गोचुरादि, जीवंती आदि घृत बहुत बढ़िया काम करेगा। चरक ने बोला छागलादि घृत। आपको राजक्षमा केस में पता है कि बकरी के साथ रहना, बकरी का दूध पीना, बकरी के सेवा करना बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए छागलादि घृत चरक जी ने बोला हुआ है। चंदनादि तेल है, लाक्षादि है, चंदन बला लाक्षादि तेल है, तो चंदन बला लाक्षादि तेल का बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। फिर है सीतोपलादी है, सीतोपलादी लेह, च्यवनप्राशावले, वासावले, इस तरह की चीज़ें है। अगस्त्यावले, गुड़ुच्यादि मोदक, तालिसादि मोदक, सर्फी गुड़, इस तरह की चीज़ें। फिर तालिशादी, सीतोपलादी, ये सब तो आप लोग जानते ही हो कि इसका रोगाधिकारी है तालिसादी, और इसका कि आपका क्या बोलते हैं राजक्षमा है। फिर एवानी शाडो चूर्ण है, बहुत बढ़िया दीवपन पाचन काम करता है। कर्पूरादि चूर्ण है, एलादि चूर्ण है, सब राजक्षमा रोगाधिकारी कहीं। अश्वगंधादि चूर्ण, बल्ले भाई, द्राक्षादि उसी तरीके से द्राक्षा भी काम करता है। षडंगी योग है, सीतोपलादि चूर्ण है, द्राक्षासव, खजूरासव, पिपल्यादि, द्राक्षारिष्ट। अभी मैंने अपने पेशेंट को पिपल्यासव दिया था, उसके बाद मैंने देखा उसको काफ़ी बढ़िया रिजल्ट आया था। फिर शिला जतु के योग हैं, चतुर्दशांग अवले है, बृहन नवायस लव है, शिवा गुटकिया है, शिला जुक्तादि लव है। शिवा गुटकिया मैं आपको बता दूं किडनी पेशेंट में भी काफ़ी यूज़ किया जाता है। तो आपने देखा था इस राजक्षमा में मूत्रकृच्छ या मूत्रावरोध वगैरह भी था। लक्ष्मी विलास रस तो यूज़ करते ही हैं। श्रृंगराभ है, चंद्रामृत है, चंद्रामृत वगैरह काफ़ी यूज़ करते। तो फिर ये है चंद्रामृत, मृगांक रस, राजमृगांक है, मुक्ता पंचामृत है, चतुर्मुख रस है, रत्नगर पोटली रस है, कनक सुंदर रस है, चिंतामणि रस है, बसंत कुसुमाकर है। बसंत कुसुमाकर बहुत बढ़िया काम करता है। मैं आपको बता दूं डायबिटीज़ के केस में, डायबिटीज़ का भी मरीज़ अगर क्षीण हो रहा है ना, बहुत दुबला पतला, क्योंकि डायबिटीज़ काफ़ी दिन हो जाने के बाद देखोगे पेशेंट लीन एंड थीन होने लगता है, तो ऐसे केस में आप बसंत कुसुमाकर बहुत बढ़िया इस्तेमाल कर सकते हो। और जो रस औषधि के साथ नॉर्मली बहुत सारी रिएक्शन रहती हैं, वो बसंत कुसुमाकर के साथ नहीं है। साथ में कुबिंदेश्वर रस है, मृत्युंजय रस है, स्वर्ण बसंत मालती है। बसंत मालती भी बहुत बढ़िया काम करती है। तो स्वर्ण बसंत मालती आप देख सकते हो। जो भी पेशेंट लीन एंड थीन है, नॉर्मली भी राजक्षमा नहीं है तो भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं बसंत कुसुमाकर और स्वर्ण बसंत मालती ज़्यादा यूज़ करती हूँ। उसके अलावा पथ्य में ब्रिंगण आहार भी आ रहा है, मांसाहारी प्राणियों का मांस आपने पता ही। वारुणी, सिद्धू, आसू, अरिष्ट, मधु का प्रयोग। पथ्य मधु इसमें यूज करना है, देख लीजिए। विश्राम करना पथ्य, पक्का सी बात है भाई, मरीज बहुत लीन एंड थीन है तो उसको कराओगे। मध्य है, तीक्ष्ण, उष्ण, सूक्ष्म होने से स्रोतों का मध्य जो शोधन करता है, तो इससे रस संवहन उत्तम होता है, तब पोषण पूर्ति होने से राजक्षमा ठीक हो जाता है। लेकिन वही मध्य जब आसो हमारे आयुर्वेद वाला रहेगा तो नॉर्मल को नहीं कराना है। अगर व्यवस्था पत्र की बात करेंगे तो यथा संभव निदान परिवर्जन, क्योंकि संक्षिप्त क्रिया होगा निदान परिवर्जन। फिर पौष्टिक आहार देना, पर्याप्त विश्राम देना, बहुत फ्रेश एयर में रहे, सनलाइट जरूर लगना चाहिए। इस बात को याद रखिए। आज की डेट में आपको पता है प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन जब आप कराते हो, अनुलोम विलोम है, भ्रामरी है, ओम का उच्चारण है, इस तरह की सारी चीज़ें। और वो सब सारे आसन जहाँ पर लंग्स की इन्वॉल्वमेंट होती है या हाथों की एक्सरसाइज जितनी भी जहाँ पर भी होती है, उन सारे जगह में लंग्स बहुत अच्छे से डेवलप होता है। तो लंग्स के केस में फिर वो चीज़ें कराते हैं, ठीक है।
फिर स्वर्ण बसंत मालती, श्रृंगार और प्रवाल पंचामृत का योग दे सकते हैं 2-2 रत्ती की मात्रा में, इसकी 3 मात्रा बना लीजिए। 64 पिपली बहुत बढ़िया काम करती है। द्राक्षारिष्ट है, सीतोपलादी चूर्ण, चंद्र प्रभावटी, आरोग्यवर्धिनी, आप जो भी दे सकते हो। अब जैसे मैंने अपनी पेशेंट को चंद्र प्रभाव तो दे रखी है, आरोग्यवर्धिनी मैंने इसलिए नहीं दे रखी कि मेरे पेशेंट के साथ में प्रॉब्लम क्या है कि वो कहीं से आरोग्यवर्धिनी काफ़ी लंबा खा कर आया था साल भर, और उन्होंने पानी साथ खिलाया था तो पेशेंट के अंदर रुक्षता आ गई थी। तो आरोग्यवर्धिनी को जब पानी के साथ देते हो तो रुक्षता ही देती है, तो आरोग्यवर्धिनी को आप दूध के साथ देंगे तभी शानदार रिजल्ट आते हैं। ठीक है बच्चा? मैम उसकी जगह वंशलोचन खा सकते हैं? बेटा वंशलोचन मार्केट में प्योर आता ही नहीं है वो। आप हाँ, प्रॉब्लम वही होता है, असली वंशलोचन मिलेगा नहीं। और प्रवाल पंचामृत का क्या है कि अंदर जाकर के आपको कैल्शियम की पूर्ति भी करेगा। ठीक है, तो वो काफ़ी बढ़िया होता है, इसलिए मैं करूँ। क्यों प्रवाल पंचामृत का फ्लेवर नहीं पसंद आया? नहीं, हमने खरीदी नहीं, गए थे मैम तो वो डाबर की मिल रही थी यहाँ पे, छोटी सी एकदम डिब्बी में, वो 350 रुपए की थी। तो फिर मैं तब नहीं लेके आई, मैंने कहा आपसे एक बार कंफर्म कर लूंगी। तो फिर ले लो प्रवाल पंचामृत वगैरह, हो सकता है डाबर की भी अच्छी होनी तो बैद्यनाथ की ले लो, पतंजलि की ले लो। अभी आप ऐसे खा कर देखो, फिर बाद में ले लेना। और प्रवाल पंचामृत के केस में तो मेरा एक्सपीरियंस नहीं है किस ब्रांड का अच्छा है। नॉर्मल जो रस औषधि है, प्रवाल पंचामृत कोई रस औषधि नहीं है ना, वो तो खनिज पदार्थ में आता है। रस औषधियाँ मैं दूध की ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। हाँ, आप एक बार खा कर देखो, फिर आपका जो एक्सपीरियंस आता है बताना। और वंशलोचन तो नॉर्मली मिट्टी के केस में चूंकि प्रवाल पंचामृत का फ्लेवर उस तरीके से आता है तो पेशेंट की क्रेविंग चली जाती है और पेशेंट को कोई नुकसान नहीं होता। पित्त शामक तो होता ही है, क्योंकि आपको मैं बताऊँ मिट्टी के अंदर भी रुक्ष गुण होता है। अगर रुक्ष गुण वाली मिट्टी जाएगी तो अंदर रुक्षता बहुत क्रिएट करेगी, तो उस रुक्षता से बाद में पित्त का प्रकोप होने का भी चांस होता है। तो इसलिए आप प्रवाल पंचामृत खाइए। ठीक है बेटा? मैम एक डाउट और था मैम, वो तो मैंने पिया था मैम, वो दशमूला अरिष्ट और मैम अभ्यारिष्ट भी पिया ही था मैम, लेकिन अभी मेरे ईयर में प्रॉब्लम हुई थी अक्टूबर में। मेरे एग्जाम्स चल रहे थे, मैं यहीं पे थी, तो एक दिन बहुत सीवियर ईयर एक हुआ था, बहुत सीवियर। और उस वक्त मेरे एग्जाम्स चल रहे थे लेफ्ट वाले ईयर में, तो मैं दिखा नहीं पाई थी। मतलब मैंने एक इतना सीवियर था कि एक दिन में मैंने 3 पेन किलर खा के एग्जाम दिया था। तो फिर उसके बाद मैम कुछ समय बाद फिर वो दिखवाया मैंने इसी हॉस्टल में, तो मैं बोला कि सब कहने लगे कि बहुत ज्यादा ईयर वैक्स है। तो मैंने वो जो वैक्सिक्लिन आती है वो डाल ली थी कान में। तो उसके 2-4 दिन बाद डिस्चार्ज आने लगा मेरे कान से। तो हम अभी भी मतलब ऐसे ऑन एंड ऑफ डिस्चार्ज होता है कान से, और भन भन आवाज़ें अजीब अजीब तरीके की आती हैं। तो बेटा ऐसा करो ना, और हवा सी चलती रहती है। हाँ, तो आप दशमूला अरिष्ट ले लो, ठीक है, और सारीवादी बटी ले लो, और समुद्र फेन का चूर्ण मिल जाए तो वो ले लो। नहीं तो मुझे आप अपना डिटेल पूरा लिख कर भेजो, फिर मैं आपको ईयर के लिए बताती हूँ और क्या ले सकते हो जिससे, और पूरा मुझे पूरी डिटेल। दिखाया तो मैम बोल रही हैं कि ईएनटी सर्जन को दिखा लो, परफोरेशन हो सकता है कान में। हाँ, तो एक बार ईएनटी के ओपिनियन ले लेना चाहिए। देखो मेडिसिन लेना अलग चीज़ है, ओपिनियन जरूर ले लेना चाहिए, क्योंकि उनके पास इंस्ट्रूमेंट होता है। तो एक बार उनकी ईएनटी के ओपिनियन लेकर आओ, फिर मैं आपको मेडिसिन चला देती हूँ। ठीक है? ठीक है, ठीक है, चलो, थैंक यू मैम। ओके, वेलकम, खुश रहो बेटा, ओके।